हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। घटना चक्र का जीके जो है 2001 से लेकर 2014 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऑल एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम का जो है मैं आप सभी के सामने डिस्कस करने वाला हूं। 2001 से लेकर 2014 तक में जितने सारे क्वेश्चन हुए हैं सारे डिस्कस होंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे इस बुक के अंतर्गत सारा दिया हुआ है और इसी बुक के क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। आज पार्ट 1 है और हिस्ट्री के मैंने टोटल 80 क्वेश्चन के आसपास लिए हुए हैं और ये 80 क्वेश्चन आप लोग के सामने आज डिस्कस होगा। आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगेगा और वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग को अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दीजिएगा कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट टाइप करके कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको नेक्स्ट पार्ट जो है अगले दिन 8 बजे मिल जाएगा यदि आप लोग को नेक्स्ट पार्ट चाहिए। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमारा बहुत सारा हौसला और बहुत सारा मोटिवेशन बढ़ाता है। इसलिए लाइक जरूरी है और शेयर भी करना जरूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखें और मुझे वीडियो बनाने में मजा आए। चलिए मैं आप लोग को सबसे पहले एक सवाल को डिस्कस कर देता हूं कि एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा। तो एनटीपीसी का एग्जाम जो है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होने की पूरी संभावना है। आप लोग जो फ्रस्ट्रेट होकर तैयारी को ना छोड़े, तैयारी को पूरी अपनी करते रहें। अक्टूबर से नवंबर के बीच में एग्जाम हो जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी को नहीं छोड़ें, तैयारी को कंटिन्यू करके रखें। और मैं आप लोग को बताता हूँ, यदि आप लोग को यह बुक परचेज करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके बुक परचेज कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर जाएगा ताकि आप लोग को आगे क्लास की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत सारा बकवास हो गया है, बकवास ज़्यादा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। तो पुरापाषाण काल में जो आदि मानव के मनोरंजन का साधन था वो था शिकार। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग इसके डिस्कस पॉइंट को देख लेते हैं। पुराण पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। वे मुख्यतः शिकार पर निर्भर थे और उन्हें उनका भोजन मांस या कंदमूल हुआ करता था। तो नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। तो नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु जो था वो था भेड़, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पशुओं के पालतूकरण यानी डोमेस्टिकेशन के मानव प्रयास मध्य पाषाण काल से ही प्रारंभ हो चुके थे। मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया वो कुत्ता था। कुत्ता को प्राय 15,000 ईसा पूर्व में पूर्व एशिया में मानव द्वारा घरों में पाला गया। भेड़ दूसरा पशु है जिसे मानव ने पालतू पशु के रूप में अपनाया। ऐसी मानता है कि 11,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य दक्षिण पश्चिम एशिया में भेड़ पालतू पशु के रूप में विकसित किया गया। चूंकि लगभग यही काल नवपाषाण काल का है, अतः इस प्रश्न का उत्तर भेड़ होगा। और सुअर 9,000 ईस्वी ईसा पूर्व, बकरी गाय 8,000 ईसा पूर्व, बिल्ली 7500 ईसा पूर्व, मुर्गी 6,000 ईसा पूर्व, घोड़ा तथा गधा 4,000 ईसा पूर्व अन्य जानवर है जिनका पालतूकरण किया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? सबसे पहले जो हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले वर्ष 1921 में दयाराम सैनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था। सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। ए नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से रहा है और जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा है, अतः स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता का शहरी सभ्यता होना इस सभ्यता के अनार्य सभ्यता होने का सर्वाधिक ग्राम प्रमाण है। तो हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। हड़प्पा की सभ्यता जो है वो कांस्य युग से संबंधित है, क्योंकि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता है। इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी और इसी के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। वस्तुतः यह ताम्रपाषाण कालीन यानी कैलोलिथिक नगरीय सभ्यता थी। तो हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो इसमें जो है आप लोगों को गाय का चित्रण नहीं किया गया है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
हड़प्पा संस्कृति की एक मोड़ पर पद्मपासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी चित्रित है, जिसके दाहिने और हाथी था और बाघ और बाएं और गेंडा तथा भैंस एवं सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। इस संस्कृति में गाय तथा घोड़े की मृत मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां नहीं मिली है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा क्वाइंस में किस देवता की आकृति चित्रित है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो है वो जो है आप लोगों को वो है पशुपति की चित्रित है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तभी से लगभग यही नंबर ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए हम लोग इसके डिस्कस पॉइंट को देखते हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मोहर सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसके सिरे पर 3 सींग थे और उसके बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा तथा दाईं ओर हाथी एवं व्याघ्र है। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है और मार्शल ने इन्हें आदिशिव बताया है। आप लोग को यदि इसका जो है पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर आप लोग को, और बोलिएगा बुक का नाम लिखकर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, पशुपति को पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या हम लोग देख चुके हैं कि सेम व्याख्या है। निम्नलिखित में से किस विद्वान के सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों का खोजा था? तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को जो है सर्वप्रथम जो खोजा था वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कनिंघम ने खोजा था, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 ईस्वी तथा 1873 ईस्वी में हड़प्पा के सर्वेक्षण पर कुछ पुरातन वस्तुएं प्राप्त की थी। भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम था? तो भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ इसमें है सर विसेंट स्मिथ, डीडी गोस्वामी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सर मार्टिन व्हीलर। तो इसमें जो है ये सभी भारतीय सभ्यता से जुड़े हुए हैं। तो इसका जो है कोई भी एक सही आंसर नहीं हो सकता है। दिए गए प्रश्न आकृति में स्पष्ट नहीं है, क्योंकि भारतीय सभ्यता का एक लंबा कार्यक्रम चला है जिसमें अनेक इतिहासकार एवं पुरातत्वों ने अपना योगदान दिया है। प्रश्न में किसी निश्चित सभ्यता का उल्लेख नहीं है, चूंकि दिए गए विकल्प में से कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना इनकी प्रमुख भूमिका थी। मार्टिन व्हीलर हड़प्पा से तो डीडी कोसाम्बी के उत्खनन के संबंधित थे, जबकि सर विसेंट ने बौद्ध और अशोक एवं मुगल साम्राज्य ने विश्लेषण अकबर पर लिखा था। अतः स्पष्ट है कि दिए गए सभी विकल्प किसी न किसी सभ्यता से संबंधित है, अतः सभी विकल्प सही है। मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को क्वेश्चन का आंसर कैसे याद होगा। आप लोग वीडियो को पूरा गौर से देखिएगा, और वीडियो को यदि एक बार पूरा गौर से देखते हैं फिर यदि आप वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपको आंसर अपने आप टिक होने लगेगा। आप क्वेश्चन देखिएगा, बोलेगा, आप खुद बोल दीजिएगा कि ये नंबर सही है, ये नंबर सही है। तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अच्छे से देखिए, ताकि आप लोग को सारे क्वेश्चन जो है याद हो जाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता के प्रमुख अंतर हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता के जो प्रमुख अंतर हैं वो है पहली नगरीय थी, जबकि दूसरी जो थी ग्रामीण थी। ए नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो थी अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या लिपि थी। अभी तक उसका पहचान जो है नहीं हो पाया। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी। इस लिपि में लगभग 4000 अक्षरों का प्रयोग किया गया। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को ऐतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा जाता है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। निम्नलिखित में से किसी मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का जो टीला है उसे जाना जाता है आप लोग को इस नाम से, मोहनजोदाड़ो को, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ सिंध भाषा में मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो जो स्थित है वो है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। मोहनजोदाड़ो आप लोग को सिंध में स्थित है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में लरकना जिले में स्थित है और मोहनजोदाड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का जो स्थान मिला है वो मिला है, मैं आप लोग को बताता हूँ, स्थान जो मिला है वो मोहनजोदाड़ो में मिला है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
तो मोहनजोदारो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानघर है। इसमें पश्चिम से 1.52 मीटर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित एक भवन मिला है, जो पूर्व से पश्चिम 45.72 मीटर लंबा था, उत्तर से दक्षिण 22.86 मीटर चौड़ा है। इसे मर्टिमल हीलर ने अन्नागढ़ बताया है और इसमें ईंटों के बने हुए विभिन्न आकार प्रकार के 27 प्रकोष्ठ मिले हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अमड़ी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? अमड़ी कहाँ पर स्थित है? तो अमड़ी जो स्थित है दोस्तों, वो है आप लोग को सिंध में स्थित है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अमड़ी जो है सिंध में स्थित है। आप लोग को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट टाइप करके जरूर बताइएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट पार्ट नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट टाइप कीजिएगा, तभी मैं नेक्स्ट पार्ट इसका बनाऊंगा। अमड़ी हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य मुख्य धंधा था। तो लोगों का जो मुख्य धंधा था वो आप लोग को मैं बताता हूँ। लोगों का जो मुख्य धंधा था वो क्या था, या व्यापार क्या था? तो लोगों का जो मुख्य धंधा था वहाँ पे जो है आप लोग को हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा कृषि था, तो ए नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मुझे सिंधु सैंधव निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कृषिकरण था। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां प्रतिवर्ष उर्वरा मिट्टी बहाकर लाती है, जिनमें पैदावार काफी अच्छी होती है और यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है वो है आप लोग को लोथल, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है और यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे स्थित है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इसे स्थल की खोज SR राव ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो भारत में जो स्थल नहीं है वो है आप लोग को हड़प्पा, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन में है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हड़प्पा पुरास्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में आधुनिक साहिवाल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का जो निर्धारण करता है वो है अलमागीपुर, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को, इसके डिस्कस पॉइंट को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा अलमागीपुर है, उत्तर प्रदेश है में जो है, और सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल जो है वो सुतकांग डोर है, जो बलूचिस्तान में है, और उत्तरी पुरास्थल मांडा है, जो जम्मू कश्मीर, एवं दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो बालाकोट था वो भारत में नहीं था, तो डी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बालाकोट नामक हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल वर्तमान में पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में अरब सागर के किनारे और मोहनजोदारो से दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और यह बंदरगाह नगर था और यह स्थल सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाकालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पाकालीन जो लोग थे उन्हें जो है मैं आप लोग को बता दूं, हड़प्पाकालीन लोग जो थे उन्हें लोहा की जानकारी नहीं थी। तो सी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाकालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा सीसा का ज्ञान था। हड़प्पाकालीन स्तरों की खुदाई से गेहूं तथा जौ के दाने मिलते थे, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं मिलता था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर में है बर्तन। बर्तन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त मृद भांडों, मिट्टी के बर्तन के आधार पर इस सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। ऋग्वैदिक कालीन मृद भांडों में काले एवं लाल मृद भांडों की प्रधानता है, जबकि सिंधु सभ्यता में भिन्न प्रकार के मृद भांड मिले हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? तो इनमें से जो है कौन सा कथन सिंधु घाटी के सभ्यता के संबंध में सही है? उनके घर ईंटों के बने थे और संभावन की खोज मोहनजोदारो में हुई। घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। उपयुक्त सभी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का उपयुक्त सभी,
जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग प्रायः मकानों के निर्माण के लिए किया गया था। प्रत्येक आवासीय भवन के बीच एक आंगन होता था जिसके 3 या चारों ओर 5-5 कमरे, एक रसोई घर और एक स्नानघर बना होता था। मोहनजोदारो के दुर्ग के दक्षिणी भाग में 750 वर्ग मीटर आकार का एक विशाल सभाभवन की रूपरेखा मिली जिसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी हुई थी। यद्यपि कहीं कहीं कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया था, जैसे कालीबंगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। तो सिंधु घाटी पहचान की जो है निम्न में से, तो पहला ऑप्शन है सुंदर मूर्तियां, दूसरा ऑप्शन है धर्म और दर्शन साथ, तीसरा ऑप्शन है आप लोग को आर्थिक और सामाजिक सुधार, और चौथा ऑप्शन है शहरी योजना प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, शहर योजना प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली थी। सिंधु घाटी में चौड़ी सड़कें एक दूसरे के लंबवत काटती थी और मकान पक्की एवं कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। नाली एवं सफाई की व्यवस्था भी उत्तम थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो ज्ञान मिलता है वो पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खननों से मिलता है क्योंकि वहाँ कोई साहित्य तथा ताम्रपत्र नहीं पाए गए हैं। मृदभांडों पर कुछ लेख पाए गए हैं परंतु वे अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया है? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम जो है वो आप लोग को तांबा धातु का उपयोग किया गया है, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी, जिसका आरंभिक तिथि 5000 बीसी है, अर्थात नवपाषाण काल तक। वैसे विश्व परिदृश्य पर दृष्टिपात करें तो तांबे के उपयोग की आरंभिक तिथि उत्तरी इराक से 87,000 बीसी थी। भारतीय पटल पर आर्य लगभग डैश के बीच उभरे। तो भारतीय पटल पर जो आर्य लगभग उभरे थे वो उभरे थे आप लोग को 1500 ईसा पूर्व के आसपास। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। 3000 से 2500 ईसा पूर्व, 2500 से 2000 ईसा पूर्व, 300 से 250 ईसा पूर्व और 322 से 185 ईसा पूर्व। तो इसमें नहीं दिया गया है। चलिए हम लोग इसके व्याख्या को देखते हैं। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ। ये भारत में आकर सब संदेव प्रदेश में बस गए और उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार गंगा नदी के क्षेत्र तक हो गया था और प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं है। अब आर्यों के बाहर से भारत आने की अवधारणा सर्वमान्य नहीं रही। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्य कब भारत आए थे? तो आर्य जब भारत आए थे वो था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। हम लोगों ने उपयुक्त प्रश्नों में इसकी व्याख्या देख चुके हैं, डी नंबर ऑप्शन। तो आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग जो है भारत में मध्य एशिया से आए थे। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आर्यों का आगमन एक विवादास्पद प्रश्न है और सर्वाधिक मान मैक्स मूलर के मतानुसार आर्य मध्य एशिया कैस्पियन सागर के आसपास से भारत आए थे। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आर्य जो है भारत में आए थे वो आक्रमणकारी के रूप में आए थे। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न कारणों से मुख्यतः जनसंख्या में वृद्धि और चारागाहों की खोज के कारण आर्यों की शाखाओं में मध्य एशिया से पूर्व और पश्चिम की ओर बढ़ना प्रारंभ किया और उन्होंने पूर्व की ओर बढ़ने वाली शाखा ने अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किया तथा यहाँ के स्थानीय निवासियों को युद्ध में परास्त करते हुए भारत को अपना निवास स्थान बनाया। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन जो है वो है आप लोग को ऋग्वेद, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी और बाद में उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद की रचना हुई। ऋग्वेद आर्य किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो ऋग्वेद आर्य जो हैं वो आप लोग को संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। ऋग्वैदिक कालीन ग्रंथ मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखे जाते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। तो ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी का जिक्र था और वो पवित्र नदी थी आप लोग को सरस्वती,
जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी तमा एवं नदियों की माता सिंधु माता कहा गया है। और यद्यपि आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी, जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है। शास्त्रीय संगीत का सिद्धांत की विवेचना की गई है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है, वो की गई है सामवेद में, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है। इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं और उनका उच्चारण विशेष प्रकार के यज्ञ के अवसर पर गाते हुए किया जाता है और इन मंत्रों का उच्चारण करने वाले उर्दिगाता कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए यहाँ पे कह रहा है, और सूची 1 और सूची 2 हम लोग का दिया हुआ है। सबसे पहला सूची 1 में है ब्राह्मण, उपनिषद, अर्थवेद और ऋग्वेद, और सूची 2 में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग सबको मिला के देख लेते हैं कैसे क्या मिलेगा। तो पहला ऑप्शन है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है वो शिक्षा संबंधी समस्याओं का वर्णन, अवेस्ता के साथ भाषा में समानता, वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन। तो ब्राह्मण जो है हम लोग को वैदिक कार्यों की संपादन विधि का वर्णन, तो ए का जो होगा वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, और ये बी और डी में दिया हुआ है। उपनिषद के बारे में चर्चा आती है, तो उपनिषद जो है वो आप लोग को शिक्षा संबंधी समस्याओं का वर्णन है ए नंबर में। तो बी का 1 होगा, और बी का 1 जो है हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में दिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने टिक कर लिया कि बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग अब मिला ही लेते हैं। तो ए का हो गया, बी का पता चल गया, बी का 1। सी का जो होगा वो हो जाएगा आप लोग को जन साधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान, और डी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को अवेस्ता के साथ भाषाओं में समानता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो बी नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसकी जो है व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक यज्ञों के कार्यों के संदर्भ में विधि का वर्णन मिलता है। उपनिषदों में शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन किया गया है। अर्थवेद में जन साधारण के रीति रिवाजों जैसे जादू टोना, चिकित्सा इत्यादि संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद की तुलना अवेस्ता से की जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैदिक युगों के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वैदिक युगों के जो लोग थे उनके द्वारा सर्वप्रथम जो है वो आप लोग को तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वैदिक काल के प्रारंभिक भाग में सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा थी। उत्तर वैदिक काल में तांबे का अतिरिक्त चांदी, सोना एवं लोहा आदि धातुओं का भी प्रयोग होने लगा। ब्राह्मणवाद जिसे जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आप लोग को पहला है ऋग्वेद काल में, गुप्त काल में, उत्तर वैदिक काल में, ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का डी नंबर ऑप्शन होगा, ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के कठोर होना होने के कारण इस समय इसकी जड़ें नहीं बन पाई है थी, और वर्तमान ब्राह्मणवाद का रूप स्मृति काल 2200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी अर्थात ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में ही स्पष्ट होता है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का जो लेखक है वो कहा जाता है, आप लोग को मैं बताता हूँ, प्राचीन हिंदू का जो लेखक है वो मनु को कहा जाता है, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है, जिसकी कृति मनु स्मृति हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा जो है वो विज्ञानेश्वर ने लिखी, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। यह याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका ग्रंथ है, और याज्ञवल्क्य स्मृति पर विश्वरूप अपराक ने भी लिखा था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैदिक युग में जो है अनुलोम विवाह स्वीकृत था, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वैदिक युग में अनुलोम विवाह जो है वो स्वीकृत था। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष कनिष्ठ वर्ण की स्त्री से विवाह करता था, और वैदिक युग के आरंभ में वर्ण व्यवस्था ज्यादा कठोर नहीं थी। इसी कारण समाज में अनुलोम विवाह
स्वीकृत था। वही सही तिथि क्रम है क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया। तो यह तिथि क्रम जो है क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया। हून, कुषाण, आर्य, यूनानी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को सबसे पहले आर्य, फिर हम लोग को यूनानी, फिर हम लोग को होगा आप लोग को कुषाण, फिर होगा हून, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आर्यों का भारत पर आक्रमण 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और के बीच, यूनानियों का 326 से 325 ईसा पूर्व, कुषाणों का प्रथम सदी ईस्वी था, हूनों का लगभग 460 ईस्वी स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। अतः उक्त आतंकाओं की सही तिथि क्रम आर्य, यूनानी, कुषाण तथा हून है। संकद पुराण के गढ़वाल में को किस नाम से जाना जाता है। तो संकद पुराण के गढ़वाल को जो है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। संकद पुराण के गढ़वाल जो है उनको जाना जाता है केदारखंड के नाम से, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो संकद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है। समस्त प्राचीन साहित्य में गढ़वाल कुमाऊं को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड कहा गया है। तो शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सिक्का, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नीक शब्द का प्रयोग प्रारंभिक रूप से वैदिक काल के हार जैसे किसी स्वर्णाभूषण के लिए होता था। बाद में इसका प्रयोग सिक्का के संदर्भ में किया जाने लगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। तो ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता है। इंद्र का विश्व का स्वामी कहा गया है, उन्हें पुरंदर की संज्ञा दी गई है और ऋग्वेद के करीब 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। तो वैदिक देवता इंद्र ईश्वर जो थे वो थे आप लोग को वर्षा एवं वज्र के देवता थे, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वैदिक देवता इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है और जिनका प्रिय अस्त्र वज्र था। ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व यानी डेविनिटी कौन है। तो ऋग्वेद का जो प्रमुख डेविनिटी था वो है अग्नि, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऋग्वेद का प्रमुख देवता अग्नि है, जिसके लिए ऋग्वेद में 200 श्लोक है। हालांकि सर्वाधिक प्रमुख देवता इंद्र है, जिसके बाद इनमें कुल 250 श्लोक है, किंतु उपरोक्त विकल्पों में इंद्र न होने के कारण सही उत्तर अग्नि होगा। और यहाँ पे भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किसके लिए गए। तो ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, रामायण या मुंडकोपनिषद। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा मुंडकोपनिषद, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्राचीन भारतीय उपनिषद में आध्यात्मिक चर्चाएं की गई है। मुंडकोपनिषद में सत्य के महत्व को बताने के लिए सत्यमेव जयते शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुराणों की कुल कितनी संख्या है। तो पुराणों की जो कुल संख्या है वो है आप लोग को मैं बताता हूँ। पुराणों की संख्या है आप लोग को 18, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्र सर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्राह्मण, ब्रह्मवेत्र, ब्राह्म, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग और गुरूर, क्रोम तथा स्कंद पुराण। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो गायत्री मंत्र का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। तो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण था वो जो था प्रकृति की उपासना थी, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। आर्यों ने प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया था इन शक्तियों की देवताओं के रूप में स्तुति की और कहीं कहीं देवता का नाम वही है जो उस प्रकृति क्रिया का है जिसका कि वह देवता प्रतिनिधित्व करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक काल से पूर्व मुख्य जो है पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, वो था आप लोगों को मैं बताता हूँ, हम लोग का बी नंबर ऑप्शन पशुपालन। पशुपालन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। पशुपालन में पशुधन एवं गाय पर विशेष चर्चा की गई। कृषि का उल्लेख केवल 24 बार हुआ। बाद में उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 आश्रम निम्नलिखित से संबंधित हैं। 4 आश्रम निम्नलिखित से संबंधित है, वो है जीवन के चरणों से। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में जीवन को 100 वर्ष का मानकर 25-25 वर्ष के 4 चरणों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक चरण को आश्रम की संज्ञा दी गई, जो इस प्रकार है। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष, संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष। चासरू आश्रम का वर्णन सर्वप्रथम ज्वालोपनिषद में मिलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रह्मी शब्द का अर्थ है। तो वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रह्मी शब्द का अर्थ जो है वो है, आप लोग को मैं बताता हूँ, मैं चावल, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वैदिक साहित्य में ब्रह्म एवं तांदुल का तात्पर्य चावल से है। गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो पाणिनि जो थे वो आप लोग को मैं बताता हूँ, पाणिनि भाषा और व्याकरण के जो थे प्रसिद्ध विद्वान थे। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाणिनि लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो लुम्बिनी जो है वह गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। और गौतम बुद्ध का जन्म कपिलावस्तु के लुम्बिनी नामक वन में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी सांप्रति नेपाल में है। बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है, तो बुद्ध शब्द युद्ध, बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? बुद्ध के यहाँ पे बारे में बात कर रहे हैं। तो एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है जड़ित या ज्ञान संपन्न। गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध कहा गया है, और यह ज्ञान बौद्ध गया बिहार में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई वो कुशीनगर में हुई, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। और गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्ल्या गणराज कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। और बुद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो आप लोग इसे दिमाग में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग इसे दिमाग में याद रखना है कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई वो 483 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। और बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी गौतम बुद्ध के संबंध में सही गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक की। तो इस क्वेश्चन का जो हम लोग का राइट आंसर होगा उसमें हमें सब लोग को खोजना पड़ेगा। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यह सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, यह भी जो है आप लोग को सही है। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुई थी, ये जो है गलत है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गृह त्यागने के बाद बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। अंतिम विकल्प सही नहीं है, अन्य सभी कथन सही है। गौतम बुद्ध को कौन सा जगह जो है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को बोध गया, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था, और इसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा गया। और इसके पश्चात उन्हें बोध गया बिहार में निरंजना नदी आधुनिक फाल्गु के तट पर बोधि वृक्ष पीपल के नीचे समाधि लगाई। 8वें दिन वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन
ज्ञान प्राप्ति संबोधि के बाद वे गौतम बुद्ध, तथागत और शक्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था, मैं आप लोग को बताता हूँ, सारनाथ में, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने ऋषि पतन सारनाथ में उड़ुवेला में उनका साथ छोड़ देने वाले पंच ब्राह्मण तपस्वियों कौंडिन्य, वाप्य और बद्रिक महानाम अश्वजीत को ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ। किंतु बी एन लुनिया के अनुसार बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उड़ुवेला बौद्ध गया में तपस्वी एवं मल्लिक नामक बांजरों को दिया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक जो है पवित्र ग्रंथ है, वो है आप लोग को बौद्धों का, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। जातक ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ खुदक निकाय का भाग है। ऐसा माना जाता है कि गौतम के रूप में जन्म लेने के पूर्व बुद्ध ने 550 से भी अधिक जन्म लिए थे, और जातक ग्रंथों में बुद्ध के इन्हीं पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है वो मैं आप लोग को बताता हूँ, वो पाली भाषा का प्रयोग किया गया था, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। बौद्ध ने अपने उपदेश तथा धर्म प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया। कालांतर में अधिकांश महायान ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। धर्म प्रचार हेतु प्राकृतिक भाषा का प्रयोग जैनानियों ने किया था। बुद्ध के उपदेश का संग्रह है, तो बुद्ध के उपदेश का जो संग्रह है वो है आप लोग को सत्तू पिटक, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सत्तू पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। इसमें दीर्घ निकाय और मंडीपप निकाय और संतुक के निकाय और अंगुत्तर निकाय और खुदय निकाय, विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं, और जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। तो बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किस में है? तो बौद्ध शिक्षा का जो वर्णन है वो निम्नलिखित में से त्रिपिटक में है, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में मिलता है। त्रिपिटक बौद्ध शिक्षा का मूल ग्रंथ है और यह पाली भाषा में चर्चित है, और इसको तीनों भागों में बांटा गया है: सत्तू पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इनको बुद्ध में महापरिनिर्वाण के बाद संकलित किया गया है। निम्नलिखित में से बुद्ध का समाकलन कौन सा था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, कन्फ्यूशियस, जो कि हम लोग के राइट आंसर में होगा। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने भारत में बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया, उसी प्रकार 500 ईसा पूर्व में चीन में विद्यमान कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों पर कन्फ्यूशियस धर्म बना, और कन्फ्यूशियस को चीनी लोग राजा पुत से 551 से 469 ईसा पूर्व कहते थे, और यह महावीर था बुद्ध के समाकलन थे। इन्होंने समाज को आचरणों के नियम की शिक्षा दी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में आम्रवाटिका में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। इस संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी, और अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने इसकी अनुमति प्रदान की। कालांतर में वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली भी उनकी शिष्या बनी। सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बौद्ध का, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सांची मध्य प्रदेश बौद्ध कला व केंद्र स्थल रहा है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ बौद्धकालीन शिल्पकला के समस्त नमूने विद्यमान हैं। सांची के स्तूप पर अनेक मूर्तियाँ उत्कीर्ण मिलती है। मार्शल के अनुसार सांची स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? तो बौद्ध स्मारक स्तूप जो है वो आप लोग को बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर बनाए जाते थे। तो इसमें जो है आप लोग को बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए थे? तो बुद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, बुद्ध के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, और बौद्ध मठों द्वारा आचरणों के स्थानों पर। तो चारों ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो डी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
बौद्ध स्तूप बौद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर तथा बौद्ध मठों द्वारा आचरणों के स्थानों पर बनाए जाते थे। बुद्ध के उपदेश का मुख्य संबंध था, तो बुद्ध के उपदेश का जो मुख्य संबंध था वो था विचारों और चरित्र की शुद्धता, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध विचारों और चरित्र की शुद्धता से था। बुद्ध जटिल दार्शनिक समस्याओं में कभी नहीं उलझे तथा एक नैतिक दार्शनिक के रूप में उन्होंने मनुष्य के नैतिक तथा सामाजिक गुणों का विकास पर ही बल दिया। कपिल वस्तु संबंधित है, तो कपिल वस्तु संबंधित है वो होगा आप लोग को भगवान बुद्ध से, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। कपिल वस्तु भगवान बुद्ध से संबंधित है। बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के साकेगान के प्रधान थे। का चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जो है वो मैं आप लोग को बताता हूँ कनिष्क के शासनकाल में हुआ, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में। बौद्ध धर्म की चतुर्थ तथा अंतिम संगति सम्मेलन कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्योष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्तूप, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों के 8 भागों में बांटा गया था। उन पर समाधियों का निर्माण किया गया, इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। और ध्यातत्व की है कि स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त है, जहाँ अग्नि की उठती हुई ज्वालों को स्तूप कहा गया है। आजीवक संप्रदाय यानी आजीवक सेक्ट्स के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक सेक्ट के जो संस्थापक थे वो मैं आप लोग को इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा मक्खली गोसाल, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। बुद्ध के जन्म के पूर्व एक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय आजीवक संप्रदाय था, जिसके संस्थापक मक्खली गोसाल थे। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकार थे वो होगा आप लोग को मैं बताता हूँ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव थे, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे, जबकि महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थकार रहे। महावीर ने डैश में निर्वाण प्राप्त किया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आप लोग को 527 ईसा पूर्व में किया था। महावीर ने के जन्म एवं मृत्यु संबंधित तिथियों में विवाद है। एक तिथि के अनुसार महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 527 ईस्वी, जबकि दूसरी तिथि के अनुसार 540 ईसा पूर्व एवं 468 ईसा पूर्व मानी जाती है। इन दोनों तिथियों में प्रथम तिथि अधिक मान्य है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अस्थि संस्थापक माने जाते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वर्धमान महावीर, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। वर्धमान महावीर जैनानियों के 24वें तीर्थकार एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने पार्श्वनाथ के 4 जैन सिद्धांतों सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह में अपना 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा। इनका जन्म कुंडल ग्राम के में ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है वो आप लोग को कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। महावीर का जन्म जो है ईसा पूर्व 599 के लगभग वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ। जैनाबाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोग को कैवल्य, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। जैनाबाद में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य की संज्ञा दी गई। महावीर के विषय में कहा गया कि 12 वर्षों की कठोर तपस्या व साधना के पश्चात जिरीबिक ग्राम के समीप त्रिजुपलिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कठोर ताप के उपरांत उन्हें केवल प्राप्त हुआ। केवल प्राप्ति के पश्चात वे कैवलिन जिन अर्थता निगण्य कहलाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बुद्धवाद और जैनवाद अनिश्वरवादी धर्म थे। इन्होंने ब्राह्मणों के रीति रिवाजों एवं कर्मकांडों का विरोध किया था। इनके अनुसार ब्राह्मणों के कर्मकांड और यज्ञ एक जीर्ण नाव के समान है, जो संसार सागर से मनुष्य को पार नहीं ले जा सकती है।
महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बिंबिसार, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। महावीर एवं बुद्ध ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया। महावीर स्वामी और बिंबिसार निकट संबंधी भी थे, क्योंकि महावीर की माता त्रिशला और विदेहदत्ता लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी तथा बिंबिसार का विवाह चेटक की पुत्री से हुआ था। बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक विहार बनवाया था। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पढ़ना है, तो वो है अहिंसा से, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो बौद्ध धर्म जैन धर्म के अहिंसा से ही पढ़ना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे नेक्स्ट पार्ट टाइप करके ज़रूर बताएं, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो की जो है अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।